स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कुछ ही पल बाकी है जब ये फैसला हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे जीत का ताज पहनाया है। लेकिन अगर फिलहाल अभी तक के जो आंकड़े सामने आए उसकी बात करें तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और केवल बढ़त ही नहीं, पूरे बहुमत के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। अब तक आपको दिखा दें कि अगर एनडीए की बात करें तो 190 सीटों पर एनडीए आगे है और वहीं महागठबंधन की बात करें तो महज 50 सीटों में सिमट कर रह गई है। और इसके साथ ही पीछे के कारणों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहां पर बात करेंगे कि बिहार की जनता में जो मुस्लिम आबादी है वो अहम वोटरों में से एक माना जाता है। और ऐसे में इस बार यह कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो इस बार जेडीयू का साथ कहीं ना कहीं छोड़कर आरजेडी को अपना समर्थन देगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जनाधार मुस्लिम वोटर्स भी है, अच्छा खासा समर्थन मिलता है। कुछ ऐसी मुद्दे इस बार उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से जिसके बाद ये लग रहा था कि शायद एनडीए को मुस्लिम वोटर्स सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल के आंकड़ों की बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था, जिनमें से 3 प्रत्याशी फिलहाल अपनी अपनी सीटों से आगे, चाहे जोकीहाट की बात कर ले, चैनपुर की बात कर ले और अररिया की बात कर ले, तमाम सीटें हैं अभिषेक जी जिस पर मुस्लिम वोटर्स जेडीयू के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कहां पर समीकरण बिगड़ा है कि अब तक ये लग रहा था कि मुस्लिम वोटर्स का समर्थन कहीं ना कहीं आरजेडी को जाएगा, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बदल गई। देखिए, बिहार के मुसलमानों ने, केवल बिहार के लिए नहीं बोलूंगा मैं, बिहार के मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर एक साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अब वो दरी नहीं बिछाएंगे, अब वो आपके पीछे खड़े नहीं होंगे, अब उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। आप याद करिए, जिस वक्त तेजस्वी यादव के सीएम फेस का ऐलान अशोक गहलोत कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ जब बैठे थे उप मुख्यमंत्री, तो ये सवाल खड़े हुए थे कि भाई साहब, इस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में वो आदमी कहां है जिसकी वोट परसेंट 17% है। मतलब बिहार में अगर मुसलमानों की हम आबादी की वोट परसेंट की चर्चा करें तो 17% आबादी है। तो यहां पर, और मुकेश सहनी जिस काट से आते हैं वो 2-2.5% है। तो मुसलमानों की तरफ से आवाज थी कि भाई साहब, इस बार मुसलमान अपने लिए एक अलग तरीके की रास्ता चुनेगा, अलग तरीके की दिशा चुनेगा। मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अब पिछलग्गू नहीं बनेगा। जो एमवाई समीकरण बना रहे थे ये तेजस्वी यादव, तो वो एमवाई समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है, वो बिहार में नहीं चल पाया। क्योंकि तेजस्वी यादव तो यही सोचते हैं ना कि मुसलमान हमारे अपने हैं, हम मुसलमानों के दम पर जीत जाएंगे, वो समीकरण बदलते रहे। और देखिए, चुनाव के जो नतीजे जो आप बता रही थी 190, ये एनडीए 190 तक, वैसे तेजस्वी यादव ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा मार्जिन एनडीए को मिलेगा और वो इतने पीछे रह जाएंगे। उसके पीछे की देखिए 2 चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मुस्लिम वोटर्स का रुख, मुस्लिम वोटर्स ने जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सीमांचल में जहां असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जा रहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर ऐलान भी किया था बिहार में कि मैं खड़ा हूं, मेरे सामने कोई आकर तो दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुसलमानों का इस बार भरोसा बढ़ा है, क्योंकि मुसलमान ये सोचते हैं कि उनकी एक ऐसी पार्टी अपनी होनी चाहिए जहां पर उनकी भागीदारी हो, उनकी कोई सुने, उनकी मानी जाए, उनको कोई सीट दी जाए, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी को वो अपनी पार्टी मानते हैं। तो सबसे पहले तो वोट परसेंट वहां पर बढ़ा। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे आप देखना थोड़ा सा कुछ असर नजर आएगा ओवैसी का। उसके अलावा आपने यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का जिक्र किया, जो आप बोल रही थी कि 3 उम्मीदवार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी फाइनल रुझान नहीं आए हैं, फाइनल रुझान आने के बाद हम उनकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। हो सकता है कि संख्या बढ़ भी जाए, हो सकता है कि कम भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो 3 जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो 3 उम्मीदवार आगे हैं, जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार में मुसलमानों का भरोसा बढ़ा। हालांकि मुसलमान पहले भी नीतीश कुमार को वोट देते थे, लेकिन एक परसेप्शन ये बनाया जाता था आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से इस तरीके के बयान आते थे कि भाई साहब, नीतीश जी तो बीजेपी के साथ है और बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, इस तरीके का परसेप्शन बनाया जाता था। लेकिन बिहार के मुसलमान वोटर्स ने यह साबित कर दिया है कि वो इस बार बीजेपी को हराने वाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। इस बार वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो उम्मीदवार बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट दे दें। इस बार वो तरक्की के बारे में बात सोच रहे हैं, बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, अपनी भागीदारी के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के क्राइम को सोचकर वोट दे रहे हैं, वो लालू की छवि को देखकर वोट दे रहे हैं, वो नीतीश की महिलाओं के प्रति छवि को देखकर वोट दे रहे हैं।
अभिषेक जी, अगर मुसलमानों की स्थिति की बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि इस बार एसआईआर का मुद्दा क्योंकि बिहार में उठा था, तमाम मुसलमानों को काफी ज्यादा भड़काने की भी कोशिश की गई थी। और इसके साथ ही अगर वक्फ बिल की बात की जाए तो वक्फ बिल को लेकर भी जमकर विरोध हुआ था और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है चुनाव पर पड़ेगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी उल्टा हो इस गया। बार चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं यही तो बोल रहा हूं कि मुसलमान अब वो मुसलमान नहीं रहा है, वो समझता है। बिहार का मुसलमान क्या नहीं समझता होगा कि नीतीश कुमार ने कितना ऐलान किया है? क्या बिहार की महिलाएं ये नहीं समझती होंगी नीतीश कुमार उनको पैसे दे रहे हैं? क्या बिहार की मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में वो बात सुरक्षा की नहीं है? नीतीश कुमार के राज में किस तरीके से सुरक्षा मिले क्या नहीं होगी? होती है। हर मुसलमान अब पढ़ा लिखा है, समझता है, राजनीति को समझता है। वो आपकी उंगली पकड़ के पीछे पिछलग्गू नहीं है। अब वो आपकी दरी बिछाने वाला मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि उनकी तरक्की भलाई कहां पर है। वो इस बात को समझ चुके हैं। नीतीश कुमार ने जो सीट वितरण किया उसमें मुसलमानों को बराबर की भागीदारी दी थी, जबकि नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बराबर की भागीदारी दी है नीतीश कुमार ने। तो इस बात को मुसलमान समझता है। असदुद्दीन ओवैसी का मुझे ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद जब हम आपको पूरे आंकड़े बताएंगे, समीकरण समझाएंगे, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि मुसलमान अब ये साफ तौर पर समझ चुका है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि अब वो पिछलग्गू या दरी बिछाने वाला नहीं है। उसको सत्ता में भागीदारी चाहिए। हाँ, एक ये फैसला, जिस एक फैसले ने आरजेडी को हरवा दिया है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मुसलमानों का रुख चेंज कर दिया, वो एक फैसला था मुकेश साहनी का उप मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान करना। अगर मुकेश साहनी की जगह किसी मुस्लिम चेहरे का उप मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर दिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुसलमानों का रुख अलग होता आरजेडी के लिए, क्योंकि उनको भागीदारी चाहिए, उन्हें अपना एक चेहरा चाहिए बिहार में, जिस चेहरे के सामने जाकर वो अपनी लड़ाई लड़ सके। अब वो किसके पास जाएंगे? बताइए किसके पास जाएं? क्या तेजस्वी यादव उनकी सुनते? क्या मुकेश साहनी उनकी सुनते? वो तो अपने समाज की सुनते ना जी, क्योंकि अगर आरजेडी की बात करें तो मुस्लिम परस्त पार्टी अपने आप को वो बताती है, लेकिन इस बार चुनावों में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स जो है वो उनके तरफ अपना समर्थन दे। लेकिन यहाँ पर अगर सीमांचल की बात की जाए अभिषेक जी, ये कहा जाता है कि सीमांचल में 45 से 50% के बीच में मुस्लिम वोटर्स हैं और कहीं ना कहीं वो निर्णायक स्थिति में भी है। और असदुद्दीन ओवैसी जो पिछले चुनावों की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी खासी टक्कर जो है वो दी थी, 5 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की थी बाहरी पार्टी होकर भी। इस बार उन्होंने कोशिश की कि आरजेडी के साथ वो गठबंधन करे, उन्हें अपना लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें दरकिनार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी। फिलहाल जो स्थिति है अभिषेक जी, आपको लगता है कि एआईएमआईएम अपनी स्थिति बिगाड़े नहीं, ना ही सुधारे, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा रही है? बहुत बड़ा, बिल्कुल आपने सही बोला, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, मैं तो ये बोलता हूं कि तेजस्वी थोड़ा सा भांप नहीं पाए बिहार के मुसलमानों की हवा को, उनके मन की बात को भांप नहीं पाए, क्योंकि तेजस्वी के मन में क्या था मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं। तेजस्वी के मन में यह था कि वो नहीं चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुसलमान नेताओं के बड़े चेहरे बन जाएं। वो चाहते थे कि मैं ही रहूं, मुसलमानों का नेता भी मैं ही रहूं, यादवों का नेता भी मैं ही रहूं, बाकी समाज का नेता भी मैं रहूं, मेरे सामने कोई दूसरा चेहरा ना आ जाए जो मुझ पर हावी बने। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन में होते तो ऑब्वियसली सीधी सी बात थी, वो मुस्लिम चेहरा बनते, वो मुसलमानों के ज्यादा प्रिय होते, तो वो नहीं चाहते थे। और यहां पर ही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे कि ना तो उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को, मुस्लिम नेता को बड़ा चेहरा बनने दिया और ना ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया। यहां पर वो गलती कर बैठे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जो नतीजा आप देख रहे हैं 50-190, मतलब तिगने का फर्क है। यहां तो ये अंतर तो पाट पाना शायद अब तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल काम हो। और मुझे लगता है अभिषेक जी, शायद आरजेडी ने या महागठबंधन ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हारेंगे तो इतनी बुरी हार। अगर ये आंकड़े कुछ समय में सही साबित होते हैं, एग्जैक्ट यही ज्यादा बदलाव नहीं होगा, ज्यादा बदलाव 19-20 का फर्क सोच सकते हैं हम लोग, तो शायद महागठबंधन ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी तरीके से वो हारेंगे। फिलहाल आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, ये अब उन पर है कि वो मंथन करे, वो सोचे कि कहां कमी रही, कहां उन्हें बदलाव करना चाहिए थे, कहां वो पीछे रह गए। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।